नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक महान समाज सुधारक, एक सच्चे क्रांतिकारी की, महात्मा ज्योतिबा फूले। चलिए शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पे मजबूर कर देगा। अगर ज्योतिबा फूले ने वो लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो क्या आज शिक्षा का दरवाजा सच में सबके लिए खुला होता? तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। फूले ने जो किया उसे समझने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह की दुनिया में पैदा हुए थे। तो साल था 1827। पुणे में जन्म हुआ ज्योतिराव गोविंदराव फूले का। वो माली समुदाय से आते थे, मतलब उनका परिवार फूलों का काम करता था और यहीं से उनका सरनेम पड़ा फूले। लेकिन उनका बचपन कह सकते हैं आसान नहीं था। बहुत ही छोटी उम्र में उनकी मां का साया सर से उठ गया था। और सोचिए वो समाज कैसा था। एक ऐसा समाज जो पूरी तरह से जाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। एक ऐसा सिस्टम जहां ज्ञान और शिक्षा पर बस कुछ लोगों का हक था, और महिलाओं और दलित पिछड़े वर्गों के लिए तो ये दरवाजे मानो पूरी तरह से बंद ही थे। तो इसी घने अंधेरे में उन्होंने एक चिंगारी जलाने की ठानी। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये क्रांति किसी बड़े मैदान से नहीं, बल्कि उनके अपने घर से शुरू हुई। उनका सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना। जरा सोचिए, ये उस जमाने में एक ऐसा काम था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इसी एक कदम से सावित्रीबाई फूले बनी भारत की पहली महिला टीचर। वो सिर्फ ज्योतिबा की पत्नी नहीं थीं, वो इस पूरे आंदोलन में उनकी बराबर की पार्टनर थीं। एक ऐसी मशाल जिसने आगे चलकर अनगिनत लोगों को रास्ता दिखाया। फिर आया इतिहास का वो साल 1848। ये वो साल था जिसने भारतीय समाज का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ज्योतिबा और सावित्रीबाई इन दोनों ने मिलकर पुणे में खोला भारत का पहला लड़कियों का स्कूल। और ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये एक क्रांति का आगाज था। पर रुकिए, उनकी लड़ाई सिर्फ एक स्कूल खोलने तक ही नहीं थी। अरे ये तो बस शुरुआत थी। उनकी असली जंग तो हर तरह की सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ थी। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं था, कांटों से भरा था। इस क्रांति की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। उनके अपने ही परिवार ने उन्हें घर से निकाल दिया। जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ाने जाती थीं तो सोचिए, लोग उन पर पत्थर और गोबर तक फेंकते थे। पूरा का पूरा परंपरावादी समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। तो अपनी इस लड़ाई को एक संस्था का रूप देने के लिए 1873 में उन्होंने बनाया सत्य शोधक समाज, मतलब सत्य की खोज करने वाला समाज। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, जाति पाति जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकना। और उनका काम सिर्फ शिक्षा या जाति के मुद्दे तक ही नहीं रुका। उन्होंने विधवाओं के दोबारा विवाह के लिए आवाज उठाई। यहां तक कि नवजात बच्चियों को बचाने के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी खोला। मतलब वो समाज के हर उस इंसान की आवाज बने जिसे दबाया जा रहा था। फूले का जो मूल मंत्र था वो एकदम साफ था, शिक्षा ही मुक्ति का साधन है। उनका ये पक्का मानना था कि ज्ञान ही वो अकेला हथियार है जिससे हर तरह की गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं। और अपने विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाया। उनकी सबसे मशहूर किताब है गुलामगिरी, और इस किताब ने एक बहुत ही हिम्मत का काम किया। इसने भारत की जाति व्यवस्था की सीधी तुलना अमेरिका की दास प्रथा से कर दी। समाज का कड़वा सच सबके सामने लाकर रख दिया। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि उस दौर के सभी बड़े नेता उनसे सहमत थे। यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव देखने को मिलता है, खास तौर पर बाल गंगाधर तिलक के साथ। देखिए, जहाँ फूले का मानना था कि पहले समाज सुधार और सबके लिए शिक्षा जरूरी है, वहीं तिलक जैसे नेताओं की पहली प्राथमिकता थी राजनीतिक आजादी यानी स्वराज। तो सवाल उठता है कि ज्योतिबा फूले अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए। चलिए देखते हैं कि उनकी जलाई हुई मशाल आज भी कैसे रोशनी दे रही है। शायद उनकी विरासत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली सबूत यह है कि भारतीय संविधान बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर खुद ज्योतिबा फूले को अपना गुरु मानते थे। सोचिए, फूले के विचारों ने ही अम्बेडकर के जीवन और उनके मिशन को एक नई दिशा दी थी। तो ये एक तरह की चेन है, एक अटूट कड़ी। फूले ने शिक्षा और बराबरी की नींव रखी, अम्बेडकर ने उस मशाल को हाथ में लिया और आज के भारत के कानून बनाए। और आज का भारत उन्हीं के बनाए सिद्धांतों पर चलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। साल 1890 में एक लंबी बीमारी के बाद फूले इस दुनिया से चले गए, पर उनकी क्रांति रुकी नहीं।
उनकी मौत के बाद भी एक और क्रांतिकारी काम हुआ। जानते हैं क्या? उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने खुद उनके अंतिम संस्कार की सारी रस्में निभाईं। उस जमाने की परंपराओं के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला कदम था। ये अपने आप में एक संदेश था कि उनका जो साझा संघर्ष था वो जारी रहेगा। तो चलिए आखिर में उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ज्योतिबा फुले ने बराबरी की ये लड़ाई 150 साल से भी पहले शुरू की थी। सवाल ये है कि क्या वो लड़ाई आज खत्म हो गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।